क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि इस किताब के लिए तहे दिल से धन्यवाद, हर बार की तरह। हमारा वर्कआउट हमेशा 10 से 15 मिनट लंबी स्ट्रेचिंग के बाद ही शुरू होता है। वर्कआउट से पहले हम लोग जनरली डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेचिंग की शुरुआत हम करते हैं फोम रोलिंग से, जो कि हम 3 से 4 मिनट करते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी स्ट्रेचिंग के कुछ फ़ायदे गिना देते हैं। वर्कआउट के पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और जो भी दूसरे टिश्यूज़ होते हैं और जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े लूजन अप हो जाते हैं और एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल। इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाता है। स्ट्रेचिंग से आपके बॉडी की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि सीरियस इंजरीज़ का रिस्क थोड़ा सा कम हो सकता है। और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक और बात बता सकते हैं कि जब भी हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक्सरसाइजेस करते हुए रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी रहती है, और तो और हम लोग ज़्यादा वेट्स भी लिफ्ट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने पहले वार्म अप सेट की तरफ, और मेरे वार्म अप से पहले इनका चेस्ट का वार्म अप शुरू है। इन भाई साहब को अगर हफ्ते में 6 दिन भी चेस्ट करने को कह दिया जाए तो ये एक बार भी ना नहीं कहेंगे। सबसे पहले हम बिना किसी वेट के अपनी स्मिथ मशीन पर जाकर वार्म अप शुरू करते हैं। वार्म अप के टाइम पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन में जाएं। फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि पूरा डीप स्क्वाट करते हुए हम ऊपर आएँ। आप देख सकते हैं कि हम पैरेलल टू ग्राउंड ना जाके पूरा नीचे जा रहे हैं, पूरी डीप स्क्वाट की पोजीशन में जा रहे हैं और फिर ऊपर आ रहे हैं। इससे हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है और हम अपने मेन सेट में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अब शुरू करेंगे हम अपना पहला सेट। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो अपना स्क्वाट्स फ्री बारबेल से करें या फिर स्मिथ मशीन पे करें। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा सेफ़ भी है। इसमें अपने आप को मैक्सिमम पुश करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ये डर नहीं होता है कि बीच में अगर हमारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई तो हम ऊपर कैसे उठेंगे। हम हमेशा इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि आप मशीन पर ही सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। वो बात अलग है कि अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन नहीं है या फिर अगर आप होम वर्कआउट करते हैं तो आपको फ्री बारबेल स्क्वाट्स करनी चाहिए। लेग डे के दिन राज की शक्ल देखने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। चलिए इनका लाइव सेट दिखाते हैं आपको। शायद किसी की पैंट फटते हुए दिख जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब बारी है हमारे दूसरे सेट की। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 100 किलो से क्वालिटी 10 रिपीटिशंस निकाले जाएं। कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि बहुत ही तेज़ी में ना रहें आप। बिल्कुल आराम से अपना पोजीशन लें और फिर अच्छे से अपने सेट को परफॉर्म करें। आपको हैवी स्क्वाट्स की एक निंजा टेक्निक बताते हैं। स्क्वाट पोजीशन में जाने से पहले ब्रीद इन करें, स्क्वाट परफॉर्म करें और फिर ऊपर आके ब्रीद आउट करें। हर रेपिटेशन में यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। इस ब्रीदिंग टेक्निक से आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 10 रेपिटेशंस बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे फॉर्म के साथ, और अब हम बढ़ेंगे अपने फाइनल सेट की तरफ। हमारा फाइनल सेट थोड़ा हैवी होगा और हम आज जाएंगे 140 किलो,
और मेरी बात मानिए, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये स्क्वाट्स उतने डीप नहीं है, पैरेलल टू ग्राउंड से भी थोड़े से कम है, लेकिन आखिरी सेट में वो भी पहली बार 140 किलो अटेम्प्ट करना, ये फिर चल जाएगा। आखिरी सेट में थोड़ी बहुत चीटिंग अलाउड होती है। अपनी पूरी जान लगाने के बाद ये सेट आखिरकार ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है राज के सेट की। हमारे सेट के बाद राज का सेट जब भी होता है तो वो हमारा फन टाइम होता है। इसमें हमारी पूरी मस्ती चालू रहती है, क्योंकि वैसे भी आज लेग डे है और लेग डे के दिन राज की हालत दिख ही रही है आपको। यहाँ पे इनके 2.25 रेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्वाट्स के बाद अब हम चलते हैं लेग प्रेस की तरफ, और लेग प्रेस में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम सिंगल लेग से लेग प्रेस करना प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम दोनों लेग से लेग प्रेस परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई एक पैर ज़्यादा डोमिनेंट हो और दूसरा पैर अंडर परफॉर्म कर रहा हो, और वहीं पे अगर हम सिंगल लेग से लेग प्रेस परफॉर्म करते हैं तो दोनों पैरों पे इक्वल इम्पैक्ट पड़ता है। आज हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी जाने का मन नहीं है, तो हम लाइट वेट से ही अपना सारा सेट परफॉर्म करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वाट्स में हम बहुत हैवी चले गए थे। अगर एक ही दिन में सारी एक्सरसाइजेस में हम सबसे ज़्यादा हैवी चले जाएंगे तो हमारा CNS, जो कि होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और इस तरह हमारा पहला सेट ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद बारी आती है राज की। जिस दिन हम हल्का जाएंगे उस दिन राज हमसे भी ज़्यादा हल्का जाएंगे, क्योंकि इनको बस मौका चाहिए होता है लेग डे के दिन जितना कम से कम वेट हो सके उतना कम वेट उठाने का। इसके बाद बारी आती है लेग एक्सटेंशन की। तो लेग एक्सटेंशन में हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम यूनिलेटरल लेग एक्सटेंशंस करें। इसका मतलब कि हम पहले सिंगल लेग से लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे, और फिर जब इस तरीके से हमारे लेग्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर हम दोनों लेग्स का इस्तेमाल करके हमारे लेग एक्सटेंशंस को परफॉर्म करेंगे। अब आपका स्वागत है फन टाइम विद राज। एंजॉय। हो गया ना? फुल भी कर देंगे। ना क्या नहीं, उस तरह ना अपनी तरह। हो गया ना, एक हुआ ना। अब आइए ना, 8 बताइए, आइए ना। है कि नहीं बताओ? इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सीटेड लेग कर्ल्स। उसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि पहले हम सिंगल लेग से ये लेग कर्ल्स परफॉर्म करेंगे, और फिर जब दोनों लेग्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो दोनों लेग्स को एक साथ यूज़ करते हुए लेग कर्ल को परफॉर्म करेंगे। इसमें भी हम आपको एक निंजा टेक्निक बताते हैं। अगर आपकी अपर बॉडी बहुत स्टेबल नहीं रहती है लेग कर्ल के दौरान और बहुत ही ज़्यादा मूव करती है, तो आप एक बेल्ट लेके अपनी सीट से अपने कमर की अराउंड बेल्ट को बांध लें और फिर लेग कर्ल को परफॉर्म करें। इससे आपकी अपर बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी और आप बहुत इजीली लेग कर्ल को परफॉर्म कर पाएंगे। लेग कर्ल्स के बाद हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है काफ रेजर्स। काफ्स हमारे बॉडी की एक ऐसी मसल है जो बहुत ही ज़िद्दी होती हैं और बहुत ही धीरे ग्रो होती हैं। अगर जेनेटिकली आपके काफ्स बहुत ज़्यादा बिग नहीं हैं तो वो बहुत मेहनत लगती है उनको ग्रो करने में। काफ रेजर्स के दौरान हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम सेट्स को धीरे धीरे परफॉर्म करें, किसी भी तरह की तेज़ी में ना रहें। काफ रेजर्स को आप जितना धीरे परफॉर्म करेंगे उतना ही एफिशिएंट होगी आपकी एक्सरसाइज। अब टाइम आ गया है उस मसल को ट्रेन करने का जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, एब्स। यहाँ पे हम लोग क्रंचेस परफॉर्म करेंगे 3 सेट 50 रेपिटेशंस ईच। एब्स मसल ट्रेन करते हुए आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आप उस मूवमेंट को बहुत ही तेज़ ना परफॉर्म करें। आपके रेपिटेशंस का टाइम अंडर टेंशन जितना ज़्यादा होगा, एब्स उतने ही अच्छे तरीके से ट्रेन होंगे। अब थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो। हमारे 50 रेपिटेशन का पहला सेट ख़त्म हो चुका है और हालात देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इस सेट के ख़त्म होते ही हमारे पेट के क्या हालात चल रहे हैं।
और बिल्कुल इसी तरीके से 50 रेपिटेशंस के 2 सेट और करने हैं। अपने सेट्स के बीच में आप 2-3 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही हाई इंटेंसिटी सेट है ये। अब बारी आती है मशीन क्रंचेस की। अगर आपके जिम में भी कोई मशीन है एब्स के लिए या किसी भी एक्सरसाइज के लिए तो उसको ज़रूर यूज़ करें क्योंकि मशीन हमारी एक्सरसाइजेस को बहुत ही एफिशिएंट बना देती है और इंजरीज से भी बचाती है। मशीन से आप कोई भी एक्सरसाइजेस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कर सकते हो और अपने आप को मैक्सिमम पुश करना भी बहुत आसान हो जाता है मशीन्स में। इस सेट में हमारी कोशिश होगी कि एटलीस्ट 20 रेपिटेशंस आसानी से निकाले जाएं। एब्स ट्रेन करते हुए इस बात का बहुत ही खास ध्यान देना होता है कि टाइम अंडर टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा आपकी मसल्स के लिए। ये डिफरेंस होता है हमारे वहाँ होने और ना होने में। जैसे ही हम थोड़ा भी इधर उधर होते हैं इन लोगों की पंचायत चालू हो जाती है। वैसे भी जिस दिन लेग्स ट्रेन करते हैं राज के शक्ल पे 12 ही बजे होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती से कोई काम करवाया जा रहा हो। राज अपना एप्स चेक करते हुए, काश इतना आसान होता एप्स बिल्ड करना। ये आज का आखिरी सेट है और कोशिश होगी कि पूरी तरह से बॉडी को एग्जॉस्ट कर दिया जाए इस लास्ट सेट में। कई लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक्स रिलेटेड डाउट होता है कि कब ब्रीथ इन करना है और कब ब्रीथ आउट करना है। इसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि जब भी आप अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप ब्रीथ आउट करेंगे और जब भी आप एक्सपेंड करते हो मसल को तो आप ब्रीथ इन करेंगे। अगर आपने ये व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।